हेलो बच्चों। लास्ट क्लास तक हम लोग डिस्कशन कर रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। कई सारी बातों को हम लोग पॉइंट वाइज देखे और टोटल 6 ऑब्जर्वेशंस अभी तक ले चुके थे। हमने सीखा कि लाइट की इंटेंसिटी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने से अलग अलग क्या इम्पैक्ट पड़ता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर, यानी कि उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप के ऑब्जर्वेशंस पर क्या क्या फ़र्क पड़ता है। फिर जाके हमने डिस्कशन करना शुरू किया कि क्या था, फ्रीक्वेंसी। हाँ, फ्रीक्वेंसी के वेरिएशन पर और इंटेंसिटी के वेरिएशन पर फोटो करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। ठीक। लास्ट में जाके फिर हमने सीखा अलग से स्टॉपिंग पोटेंशियल पहले तो क्या होता है, और उसके बाद फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल किस तरह से डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर। यही सबसे लास्ट में हमारा ऑब्जर्वेशन था। अगर इन सभी ऑब्जर्वेशंस में से कुछ भी अगर आपको अच्छे से नहीं समझ में आया हो तो आप प्लीज़ पुराने लेक्चर में जाएं और उसे अच्छे से देखें। और सिर्फ लेक्चर देखने से आपको समझ में हो सकता है कि ना आए, आप पैरेलली एनसीईआरटी बुक, उसी में सबसे बेस्ट दिया हुआ है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसे थॉरोली एकदम पढ़िए। ठीक, उसमें समराइज किया हुआ है, हर ग्राफ को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है ना, तो उसे भी थॉरोली आप पढ़िए। सही समय पर हम लोग क्वेश्चन भी लगा रहे होंगे, लेकिन ये चैप्टर कुछ ज़्यादा ही थियोरेटिकल है। और अगर आप बेसिक बात को और एक एक बारीक बात को अगर अच्छे से समझ जाते हैं तो उसके बाद क्वेश्चंस 10 से 20 सेकंड के अंदर सॉल्व होंगे। इनफैक्ट ये बात पूरे मॉडर्न फिजिक्स में ही वैलिड रहती है। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन रहता है लेकिन क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं होते। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं फिलहाल। और जो 6 वाला ऑब्जर्वेशन लिखे थे ना, 6 वाला ऑब्जर्वेशन मतलब कैसा, जिसमें कि ऐसा एक ग्राफ ड्रॉ किए थे हम लोग। ये था किन से, ये था स्टॉपिंग पोटेंशियल और ये था फ्रीक्वेंसी। और ऐसा वाला एक ग्राफ ड्रॉ किए थे ना हम लोग, ऐसा वाला। तो इस वाले ग्राफ को तुम बस नाम दे दो, ये वाला ग्राफ कहलाएगा ग्राफ नंबर 2। ग्राफ नंबर 1 ऑलरेडी हो चुका था, ये ग्राफ नंबर 2 है। और सेवेंथ ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, लिखें आप कि वेरिएशंस इन ग्राफ 2, वेरिएशंस इन ग्राफ 2 फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। अब मटेरियल कहां से आ गया, मटेरियल मतलब मेटल, मेटल के बारे में बात कर रहा हूं। जिस मेटालिक सरफेस से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ था उस वाले सरफेस की मैं बात कर रहा हूं। उस सरफेस को ही अगर मैं सोडियम से एल्यूमिनियम में कन्वर्ट कर दूं, ठीक, या आयरन में कन्वर्ट कर दूं, तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है इस वाले ग्राफ पर, इसे हम लोग समझ रहे होंगे 7th वाले ऑब्जर्वेशन में। ठीक, तो मैं पहले ही बताया हूं, मैं रीजन नहीं बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ऑब्जर्वेशन बताऊंगा और ऑब्जर्वेशन का मीनिंग बताऊंगा कि इसका मीनिंग क्या निकल रहा है। ठीक, तो ग्राफ एक ड्रॉ करेंगे हम लोग सबसे पहले कि ऑब्जर्वेशन क्या आया था। पहले इस बात को समझो कि किया क्या गया। जो सरफेस था ना हमारे पास, जहां पर से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ था, जिस सरफेस से, वो सरफेस के नेचर को ही मैं बदल दूं, मतलब एलिमेंट को ही बदल दूं, और दोबारा से मैं ये वाले ग्राफ नंबर 2 को अगर मैं ड्रॉ करता हूं, फ्रीक्वेंसी अलग अलग और अलग अलग फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग। याद रखना, स्टॉपिंग पोटेंशियल किससे रिलेटेड है डायरेक्टली, वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन से। खैर, अगर किसी एक एलिमेंट के लिए आपने किया बनाया ये ग्राफ, तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा कि कुछ देर तक जीरो का जीरो मेंटेन रहेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल, और उसके बाद फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल में बढ़त होगी, ऐसे करके बढ़ते चले जाना है इसे। ठीक, ये किसी एक मटेरियल के लिए है, मतलब मेटल नंबर 1, दिस वॉज फॉर मेटल नंबर 1। और दूसरे मटेरियल को जब
सेट कर दिया गया तो क्या पाया गया, उसके लिए भी नेचर ऐसा ही है, लेकिन कुछ ज्यादा ही देर तक जीरो मेंटेन्ड है स्टॉपिंग पोटेंशियल। सोच नहीं पा रहे होगे पूरी बात। फ्रीक्वेंसी को जीरो से बढ़ाना शुरू किए, स्टॉपिंग पोटेंशियल एक डेफिनेट वैल्यू के बाद बढ़ना शुरू हो गया था मेटल नंबर 1 के लिए। अब की बार मेटल नंबर 2 के लिए यही बढ़त आना, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ना शुरू करेगा, लेकिन किसी दूसरे फ्रीक्वेंसी के लिमिट के बाद। ये FTH नाम बताया था इसका मैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर मेटल 1 है ये, जबकि ये वाला है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर मेटल नंबर 2, ये वाला 1 के लिए था। और ऑब्जर्व ये हुआ कि ये जो दोनों स्ट्रेट लाइंस बने हैं जो इंक्लाइंड हैं, ये दोनों ही एग्जैक्ट सेम एंगल सबटेंड कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल वाले एक्सिस से। These two angles were observed to be exactly equal. तो इसका मतलब यह निकल रहा था कि जो भी फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल में रिलेशन है, कुछ ना कुछ तो बात ऐसा है कि मटेरियल के इंडिपेंडेंट है वो रिलेशन। मतलब ये वाला जो, फिर से सुनो ध्यान से, मैं अच्छे से नहीं बताया। फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल रिलेटेड, कैसे पता? ये स्ट्रेट लाइन से पता चला। ये बात लीनियर रिलेशनशिप है उनमें। अगर लीनियर रिलेशनशिप है, जिस भी तरह का रिलेशनशिप है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल यूज्ड। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये जो दोनों एंगल्स निकल के आए थे, जो स्लोप निकल के आया था, वो सेम था। शायद समझ पा रहे होगे मेरी बात को। तो इन्फरेंस में हम लोग यही लिखेंगे। पहले इस ग्राफ को जरा कंप्लीट कर दो अच्छे से। ये मेटल 1 और ये मेटल 2, दोनों के लिए अलग अलग ग्राफ में ड्रॉ किया हूं। 3 भी बना सकते थे, 4 भी बना सकते थे। और ऑब्जर्वेशन क्या था, इसको स्टेटमेंट में हम लोग लिखेंगे। फॉर मेटल्स ऑफ हायर वर्क फंक्शन ही भूल चुके होगे। फॉर मेटल्स ऑफ हायर वर्क फंक्शन, द थ्रेशोल्ड frequency was observed high। मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा आएगा ऐसे मटेरियल्स के लिए जिनका की वर्क फंक्शन ज्यादा है। तो अगेन ये इस बात को ही इशारा कर रहा है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी ही रिस्पॉन्सिबल है स्टॉपिंग पोटेंशियल रिलेटेड है के मैक्स से। तो फ्रीक्वेंसी ही डायरेक्टली रिलेट कर रहा है, डायरेक्टली कंक्लूड कर रहा है कि के मैक्स क्या होगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन तो एनर्जी का जरूर है, लाइट की फ्रीक्वेंसी में। ये था एक अलग ही ऑब्जर्वेशन। और इन्फरेंस ये निकल रहा है इससे कि, इन्फरेंस मैं बता दे रहा हूं कि जो फ्रीक्वेंसी और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल का रिलेशन है, या यूं कहो के मैक्स का जो रिलेशन है, ठीक, लाइट की फ्रीक्वेंसी और फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी में जो रिलेशन है वो मटेरियल के इंडिपेंडेंट है, मटेरियल से बहुत ज्यादा डिपेंड तो नहीं करता। या यूं कहें लाइट की एनर्जी जो की है वो खुद फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, मटेरियल पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है। ऐसा हमें समझ में आ रहा है इस ग्राफ के स्लोप के इक्वल होने से। इस बात को लिखा जाए जरा कि द रिलेशन ऑफ frequency and the relation of frequency and Kmax, ठीक, is identical for different materials।
तुमको विश्वास नहीं होगा, 2016 में या 17 में या 15 में, मतलब इन तीनों सालों में से किसी एक साल केवल यह क्वेश्चन पूछा गया है कि एक मेटल ये है, एक दूसरा मेटल ये है, दोनों के वर्क फंक्शंस का रेशियो है फाई, पहले वाले का है फाई नॉट, दूसरे वाले का है फाई नॉट, 2 फाई नॉट। ठीक। और सवाल ये पूछा गया था कि जो ये ग्राफ बनेगा, उन ग्राफ में जो लाइंस का स्लोप आएगा, उन स्लोप्स का रेशियो क्या होगा। तो वर्क फंक्शन भले ही 1:2 के रेशियो में हो, लेकिन स्लोप का रेशियो होना है 1:1। ये आईआईटी में पूछा हुआ न्यूमेरिकल टाइप में क्वेश्चन है ये। अब बहुत सारे बच्चे गलत करके आए थे, तो मैं वो क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस ग्राफ का इंपॉर्टेंस लेवल क्या है। ये ग्राफ एज इट इज पूछा गया क्वेश्चन है इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में, जेईई एडवांस्ड में। ठीक है, मेडिकल के एग्जाम में तो खैर हर साल पूछा ही जाता है, लेकिन एज इट इज इसी तरह का इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाना जेईई एडवांस्ड के एग्जाम में, ऐसा जनरली नहीं होता है। लेकिन ये चैप्टर ही इतना इंपॉर्टेंट है, इससे कुछ भी पूछा जा सकता है। क्या, तो अभी तक हम लोगों ने सीखा 7 ऑब्जर्वेशंस, और 8th ऑब्जर्वेशन बहुत सिंपल सा। होना क्या चाहिए था कि अगर कोई मेटालिक सरफेस है, ठीक, और उस पर रेडिएशन इंसिडेंट है, तो जो हम लोगों का जनरल परसेप्शन बनता है वो ये बनता है कि भाई इस मेटल को गर्म होने में कितना समय लगेगा। तुरंत आप धूप में छोड़िएगा इस मेटल को और तुरंत गर्म हो जाएगा विदिन 1 सेकेंड? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। कम से कम 5-10 मिनट तो लगेगा इसको गर्म होने में। इसी बात से कोरिलेट करने की कोशिश करो आप कि अगर लाइट को इस तरह से इंसिडेंट करवाया जाएगा, तो जो इसके अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जिनको काम कहा गया है बाहर निकलने का, फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो बनेंगे, तुमको क्या लगता है क्या होना चाहिए था? लाइट का इंसिडेंस होना और तुरंत एक झटके से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने लगे, ऐसा होना चाहिए था? या फिर कुछ समय तक एनर्जी को एब्जॉर्ब करते रहें करते रहें करते रहें, जब सफिशिएंट एनर्जी हो जाए तब जाके इलेक्ट्रॉन्स निकलें? क्या होना चाहिए था? तो जनरल परसेप्शन ये कहता है कि कुछ देर इसको वेट करना चाहिए था, और उसके बाद जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास सफिशिएंट अमाउंट में एब्जॉर्ब्ड एनर्जी हो जाए, उसके बाद इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन बन के बाहर निकलना चाहिए था। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो 8th वाला ऑब्जर्वेशन है डायरेक्ट ये, द प्रोसेस ऑफ, लिखोगे द प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट was instantaneous। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो प्रोसेस था वो तुरंत होने वाला प्रोसेस था, ठीक, अगर होता तो। समझ गए बात को? अच्छा, लास्ट लेक्चर में मैं आपको ये बताया था, लास्ट लेक्चर में मैं आपको ये बताया था कि ये वाले ग्राफ का क्या मीनिंग है। पिछले वाले ग्राफ से भी रिलेटेड है ये वाला ऑब्जर्वेशन, ऐसे वाला जो ग्राफ था। इसमें मैं आपको ये बोला था लास्ट क्लास में कि एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर आप कम फ्रीक्वेंसी सप्लाई कर रहे हो, तो ऐसी हालत में वी स्टॉपिंग जीरो आएगा। वी स्टॉपिंग जीरो आने का मतलब के मैक्स जीरो है। और के मैक्स किसको कहते थे? निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स में से सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी जिसके पास है वही जीरो है, यानी इलेक्ट्रॉन्स निकले ही नहीं है। ठीक, याद आ गया सब कुछ? अब सुनो पूरी बात इस 8th वाले ऑब्जर्वेशन के बारे में, ध्यान से सुनना। बात यह है कि इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा मेटल सरफेस से, अगर इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करके निकलेगा तो तुरंत निकलेगा, नहीं निकलेगा तो चाहे आप 10 साल इंतजार कर लीजिए वो नहीं निकलेगा। अगर आप सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर रहे हो, तो ऐसी हालत में स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो होगा, जिसका मीनिंग है कि फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। और फोटो इलेक्ट्रॉन अभी तो नहीं निकलेगा, 10 साल बाद तक आप इंतजार करके देख लो वो नहीं निकलेगा। यह ऑब्जर्व हुआ था। द सिचुएशन इज समथिंग लाइक कि
कोई एक बेगर है, कोई एक भिखारी है जो आपसे पैसा मांग रहा है, ठीक। आप उसे ये बोल रहे हो 5 रुपए का सिक्का लो, फिर नेक्स्ट वाला 5 रुपए का सिक्का लो, फिर नेक्स्ट वाला 5 रुपए का सिक्का लो, इस तरह से मैं तुमको 20 रुपए दूंगा। और वो ये बोल रहा है कि नहीं, मैं 5 रुपए का सिक्का लेता ही नहीं हूं, मैं 10 रुपए का नोट ही लेता हूं, उससे कम लेता ही नहीं हूं। समझने की कोशिश करो। एक भिखारी है जो बोल रहा है कि भैया 10 रुपए का नोट दे दीजिए मुझे। तुम ये बोल रहे हो कि 10 रुपए का नोट तो नहीं है मेरे पास, 5 रुपए का सिक्का है, लेकिन 5 रुपए का सिक्का बोरी भर के ले लो तुम। वो बोलेगा नहीं, मैं 5 रुपए का सिक्का लेता ही नहीं हूं। सिचुएशन ये है यहां पर। आप ये बोल रहे हो, नहीं, मतलब मेटालिक सरफेस ये बोल रहा है, मान लो मेटालिक सरफेस ये बोल रहा है कि 10⁻14 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी मुझे चाहिए, तभी मैं इलेक्ट्रॉन्स को निकलने दूंगा फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू अकर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को होने के लिए चलो मान लेते हैं 10⁻14 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की जरूरत है, इतने इंसिडेंट लाइट की जरूरत है, यह मान लेते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। अगर आप सप्लाई करने लगोगे 10⁻13 हर्ट्ज, मतलब इससे कम, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल अकर, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल अकर, और उससे भी इंपॉर्टेंट एवर, मतलब ऐसा नहीं होता है कि थोड़ा देर इंतजार करें, उसके पास इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी इकट्ठा होते चली जाए, इकट्ठा होते चली जाए, उसके बाद वो बाहर निकल जाए, ऐसा नहीं होगा। भिखारी ये बोल रहा है कि भैया हमको कुछ पैसे की जरूरत है, हमको घर जाना है, टिकट नहीं है हमारे पास। उसको कितने पैसे की जरूरत है? 100 रुपए की जरूरत है, मान लो। वो तुमसे 100 रुपए मांग रहा है। वो दरअसल मेटल सरफेस है और तुम बल्ब हो, ठीक। मेटालिक सरफेस ये बोल रहा है कि मुझे 100 रुपए की जरूरत है, मुझे घर जाना। भिखारी ऐसा बोल रहा है। आप उसको ये बोल रहे हो कि यार मेरे पास 100 रुपए तो नहीं, लेकिन 10 रुपए के जितने बोलोगे उतने देर तक हम देते रहेंगे तुमको 10-10 रुपए। 100 रुपए नहीं दूंगा, लेकिन 10-10 रुपए दूंगा, जितने बार बोलोगे उतने बार दूंगा। यानी 10 घंटे तक लगातार हर एक सेकंड में मैं एक एक 10 रुपए का नोट तुमको देते रहूंगा। भिखारी मना कर दे रहा है कि नहीं, मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। तुम ये समझाते रहो उसको कि अरे भाई 10 रुपए का नोट 10 बार ले लोगे तो हो जाएगा तुम्हारे पास 100 रुपए। उसका ये कहना है कि नहीं, मैं लेता ही नहीं हूं 10 रुपए का नोट, मुझे 100 चाहिए, तो उससे कम चलेगा ही नहीं, मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। उसका ये कहना। समझने की कोशिश करो सिचुएशन को। यही मतलब है यहां पर एवर का, ठीक। भाई दूध को गर्म करना है, गैस को फुल ऑन कर दोगे अगर, दूध तुरंत गर्म हो जाएगा। लेकिन गैस को थोड़ा कम ही ऑन, मतलब उसका फ्लेम थोड़ा कमजोर रखोगे गैस का, दूध गर्म होगा लेकिन ज्यादा समय में गर्म होगा। कॉमन फिनोमिना है ये। यहां पर सिचुएशन वैसा नहीं है। यहां पर तुम ये हो सकता है सोचो कि चलो मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है लाइट की एनर्जी, मान लेते हैं ऐसा। फ्रीक्वेंसी का जितना रिक्वायरमेंट है उससे कम फ्रीक्वेंसी अगर मैं दूं लेकिन ज्यादा समय तक देते रहूं, तो कभी तो इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी हो जाएगी कि वो सरफेस को छोड़ के वर्क फंक्शन से जीत करके बाहर निकल जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक। अच्छा, अगर आप 10⁻15 हर्ट्ज देते हो तो ऐसे में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होगा वो इंस्टेंटेनियस होगा, विल अकर इंस्टेंटेनियसली। तो बात यह है कि होना है तो तुरंत होगा, नहीं होना है तो कभी नहीं होगा। सीधी बात यही है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आप ये बात को लिखे कि द प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंस्टेंटेनियस। इसको मैं एक्सप्लेन ये किया कि भाई अगर आप सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी वाला
इंसिडेंट लाइट अगर आप नहीं दे रहे हो मेटालिक सरफेस को, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होना है, और नहीं होगा चाहे कितना इंतजार कर लो। और अगर तुम सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी का दे रहे हो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बिल्कुल होगा और तुरंत होगा। समझ गए बात को? यही है हमारा टोटल 8 ऑब्जर्वेशन। तो एक काम करते हैं, मैं कम शब्दों में लेकिन सारे ऑब्जर्वेशंस को पॉइंट वाइज लिख रहा हूं, ठीक है? आप भी कोशिश करिएगा, एक बार मेरा वाला देख के लिखेंगे और दूसरी बार बिना देखे हुए लिखेंगे सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस को, बस 4 से 5 वर्ड्स में प्रत्येक ऑब्जर्वेशन। सबसे पहला वाला ऑब्जर्वेशन था इंटेंसिटी, या उससे बेटर कि सैचुरेशन फोटो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। सैचुरेशन फोटो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। इससे सीखने को क्या मिला? जितना ज्यादा इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी रखिएगा उतना ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स सरफेस को छोड़ के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करके बाहर निकल रहे होंगे। बात खत्म। सबसे पहली वाली बात ये थी। दूसरी वाली बात कि जब एक्सेलरेटिंग वोल्टेज अगर प्रोवाइड किया गया था, मैं एक काम करता हूं, इसमें कुछ लिखूंगा ही नहीं, बस ग्राफ बना देता हूं, ठीक? ग्राफ कैसा था इस बात को याद रख लो, तो सेकंड वाला ऑब्जर्वेशन भी हो जाएगा और थर्ड वाला ऑब्जर्वेशन भी हो जाएगा। यहीं पर हम लोग दोनों ऑब्जर्वेशंस को अलग अलग लिखे हैं, आपको जनरली बुक्स में एक साथ मिलेगा। किन दो चीजों का ग्राफ था ये? फोटो करंट, और साथ में यहां पर था क्या? वोल्टेज। वोल्टेज के साथ कैसा वेरिएशन? ऐसा वेरिएशन। अलग अलग पार्ट्स ऑफ ग्राफ से क्या क्या पता चल रहा है? ऑलरेडी डिस्कस्ड है ये वाले जगह का नाम था वी स्टॉपिंग, ये वाले स्टेडी स्टेट वाले करंट के वैल्यू का नाम था सैचुरेशन करंट, आई सैचुरेशन, ठीक? ये पोर्शन हमें ये सीख देता है कि स्पीड्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन आर डिफरेंट, ठीक? स्पीड्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, रिवाइज कर रहे हैं हम लोग, आर डिफरेंट। और ये वाला पोर्शन हमें शार्प इसका इस तरह से कट करना, यहां पर ग्राफ को रिवर्स डायरेक्शन में रिटार्डिंग वोल्टेज दिए जाने पर शार्पली जाके कट करना, इस बात को प्रूव करता है कि द रेंज ऑफ स्पीड या रेंज ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जी, मैं लिख रहा हूं द रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज 0 टू के मैक्स। मतलब 0 से इंफिनिटी तक का वेरिएशन नहीं है काइनेटिक एनर्जीज में, 0 से लेके सर्टेन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, तभी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल देने से करंट पूरी तरह से 0 हो जा रहा है, ठीक? ये दूसरी बात। और तीसरी बात दोनों को मैं एक्सप्लेन कर दिया यहीं पर। फोर्थ पॉइंट लिख रहा हूं फिर यहां पर हमने सीखना शुरू किया कि फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी के वेरिएशन से ये वाला ग्राफ किस तरह से मॉडिफाई होता है। तो अलग अलग बात को लिख दे रहा हूं मैं। पहले इंटेंसिटी कॉजेज इंक्रीज इन क्या? सैचुरेशन करंट। वो तो टू बी अंडरस्टूड है, सैचुरेशन करंट को बढ़ना चाहिए अगर ज्यादा बल्ब जला दोगे तो। लेकिन जबरदस्त बात यह था कि केमैक्स अनअफेक्टेड था, यानी वी स्टॉपिंग अनअफेक्टेड था, बट वी स्टॉपिंग was independent of intensity। ये हम लोगों ने इंटेंसिटी को वेरी करवा के देखा, इस वाले ग्राफ को क्या फर्क पड़ रहा था।
हमने ये सीखा सैचुरेशन करंट बदल जाएगा, परफेक्ट, वो तो समझ में भी आ रहा है हमें, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बदल रहा था। स्टॉपिंग पोटेंशियल रिलेटेड है निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स के काइनेटिक एनर्जी से। यहीं पर एनर्जी कंजर्वेशन का एक इक्वेशन भी लिखा जा सकता है कि जितना स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्क करेगा रोकने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को, उतना ही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा। ठीक है, एक सिंपल सा इक्वेशन जो कि रिलेट कर रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल को के मैक्स के साथ। ये फोर्थ वाला पॉइंट था। और फिफ्थ वाला पॉइंट ये था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड कर रहा था, फोर्थ वाले पॉइंट में स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड नहीं कर रहा था इंटेंसिटी पर, और स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड कर रहा था फ्रीक्वेंसी पर, वॉज डिपेंडिंग ऑन फ्रीक्वेंसी। कैसे पता चला था? इसी वाले ग्राफ को हम लोगों ने ड्रॉ किया था अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के लिए, दो फ्रीक्वेंसी कंसिडर किए हुए थे। ये जो दोनों अलग अलग ऑब्जर्वेशंस लिखा हुआ हूं मैं यहां पर, उन दोनों के करस्पॉन्डिंग अलग अलग ग्राफ है। आप जरा बनाइए मुझसे पहले, आपके नोटबुक में ऑलरेडी बना हुआ है, मैं उसी को एक बार बस रिपीट कर दे रहा हूं। देखिए क्या था, इंटेंसिटी के वेरिएशन पर, इंटेंसिटी के वेरिएशन पर कैसा ग्राफ निकल के आता है। ये I1 इंटेंसिटी के लिए ग्राफ बना फोटो करंट और वोल्टेज के साथ, और I2 इंटेंसिटी के साथ ऐसा ग्राफ निकल के आया था। यह माना गया था कि I2 इज ग्रेटर देन I1। समराइज कर रहा हूं मैं पते की बात बस यही बता रहा हूं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी को कोई मतलब नहीं था इस बात से कि एक बल्ब जल रहा है या फिर 10 बल्ब जल रहा है। शायद समझ पा रहे हैं मेरी बात। यही वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट प्रॉब्लम था जो एक्सप्लेन नहीं हो रहा था। ऐसा होना चाहिए था ना कि तुम खुद सोचो, इलेक्ट्रॉन्स अगर सरफेस को छोड़ के बाहर निकल रहे हैं, क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि लाइट से एनर्जी ले रहे हैं। परफेक्ट। लाइट से ज्यादा एनर्जी अगर आप देने लगोगे, मतलब बहुत बड़े बड़े बल्ब्स अगर आप लगा देंगे, 1000 बल्ब्स लगा देंगे आप, तो ज्यादा एनर्जी लेना चाहिए था इलेक्ट्रॉन्स को, तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ इजेक्ट होना चाहिए था। ऐसा नहीं हो रहा था। द इलेक्ट्रॉन्स वर इजेक्टिंग स्टिल विद सेम काइनेटिक एनर्जीज। हाँ, उनकी संख्या बढ़ जाएगी, जो हमें समझ में आ रहा है स्टॉपिंग सैचुरेशन करंट के बदल जाने के ग्राफ से। कहीं लिखा हूं? नहीं, यहां पर इंटेंसिटी मतलब ज्यादा बल्ब जला दीजिएगा तो ज्यादा संख्या में फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, लेकिन काइनेटिक एनर्जी नहीं बदल रही थी उनकी। ये वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम था जो एक्सप्लेन नहीं हो रहा था। अभी उसको भी एनालिस्ट करूंगा। वी स्टॉपिंग वॉज डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी अनएक्सपेक्टेडली। ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग कैसा ग्राफ था? तो देखो, ग्राफ ऐसा कुछ था, एक बार ग्राफ में ड्रॉ कर दिया अगर फ्रीक्वेंसी f1 के करस्पॉन्डिंग, ये जो ग्राफ ड्रॉ किया गया है ये फ्रीक्वेंसी f1 के लिए वोल्टेज वर्सेस करंट, करंट कौन सा? फोटो करंट। ये अगर f1 फ्रीक्वेंसी के लिए ड्रॉ किया गया ग्राफ है, तो दूसरा वाला फ्रीक्वेंसी हायर वाले फ्रीक्वेंसी के साथ ऐसा ग्राफ निकल के आया था। यहां क्या हुआ छोड़ो उस बात को, यहां क्या हुआ देखो इस बात को। ये वाला फ्रीक्वेंसी अगर f2 है, ये वाला फ्रीक्वेंसी अगर f1 के करस्पॉन्डिंग बनाया गया ग्राफ है, तो f2 ग्रेटर देन f1 है, और v स्टॉपिंग डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी लिखा ही है पहले से। सीखने को क्या मिल रहा है? अब वो बात मैं बोलने जा रहा हूं जो समझ में आए हमें। स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी ये सब छोड़ो, लाइट का कलर बदलिएगा, अगर आप रेड से ब्लू कर दीजिएगा, इंटेंसिटी सेम है, रेड से ब्लू अगर आप कर दीजिएगा, तो जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे उनकी काइनेटिक एनर्जी में बदलाव आ जा रहा है, ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। और रेड का रेड रखिए, लेकिन रेड का इंटेंसिटी बढ़ा दीजिए, एक बल्ब के बजाय 1000 बल्ब लगा दीजिएगा,
तो इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी पर प्रभाव नहीं पड़ रहा। हां, ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। समझ पा रहे हैं ओवरऑल पूरी बात, कैसे मैं कंबाइन कर रहा हूं सारी बातों को। फिफ्थ पॉइंट में आपको बताया, फिर लास्ट में सिक्स्थ पॉइंट ये बता रहा था कि चलो पता चल ही चुका है अगर कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिपेंडिंग ऑन फ्रीक्वेंसी, तो स्पेसिफिकली इसी के बारे में बात कर लेते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल आखिर कैसे डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर। तो अब की बार ये वाला ग्राफ एकदम स्टैंडर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ है ये, किसके साथ? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ग्राफ कैसा आया था? फ्रीक्वेंसी को 0 से बढ़ाते चले जाओगे आप, स्टॉपिंग पोटेंशियल आया ही नहीं, लेकिन उसके बाद फ्रीक्वेंसी को जैसे जैसे बढ़ाइएगा वैसे वैसे एक लीनियर रिलेशनशिप निकल के आया स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में। मतलब V स्टॉपिंग को अगर मैं V से रिप्रेजेंट करूं और फ्रीक्वेंसी को अगर F से रिप्रेजेंट करूं, तो V कैन बी रिटन एज सम स्लोप मल्टीप्लाइड बाई F प्लस C, Y इक्वल्स टू mx प्लस C लिखा हुआ है। ये ऐसा कुछ रिलेशन है जरूर से V स्टॉपिंग और फ्रीक्वेंसी में। ये स्ट्रेट लाइन इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। अच्छा, यहीं पर एक और बात ऑब्जर्व करने के लिए कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी अगर आप देते हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल आया 0, और स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 आने का मतलब क्या निकालते हैं हम लोग कि के मैक्स का भी वैल्यू रहेगा 0 इस वाले रीजन में। फ्रीक्वेंसी अगर आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम दे रहे हो तब, और के मैक्स अगर 0 है, इट इंप्लाइज दैट नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर्ड। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ ही नहीं। ये वन ऑफ द सेकंड प्रॉब्लम था जो एक्सप्लेन नहीं हो रहा था कि भाई कम फ्रीक्वेंसी देते हैं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन घंटे भर के लिए दीजिए, 2 दिन के लिए दीजिए, 10 साल तक के लिए दीजिए, कभी तो ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। नहीं निकलेंगे, यही रूल है, यही इनफैक्ट प्रॉब्लम है जो एक्सप्लेन नहीं हो रहा था, ठीक। तो 2 प्रॉब्लम बता दिया हूं अभी तक, एक इंटेंसिटी से रिलेटेड, दूसरा फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड। अब आज की क्लास में जो मैं बता रहा था वो 7th बात में इसी वाले ग्राफ के करस्पॉन्डिंग बताया था, इसी में चलो बता दे रहा हूं। ये 7th वाला पॉइंट भी यहीं पर बता रहा हूं कि इसी ग्राफ में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आ जाएगा अगर अलग तरह के मटेरियल का यूज करेंगे तो। याद रखना, दोनों ही ग्राफ्स में जो बने हुए स्ट्रेट लाइंस हैं इंक्लाइंड वाले, दोनों पैरेलल हैं। फॉर मेटल 1, फॉर मेटल 2। ये 7th वाला ऑब्जर्वेशन था। और फाइनली 8th वाला ऑब्जर्वेशन क्या था? 8th वाला ऑब्जर्वेशन ये था हमारे पास, द प्रोसेस वॉज इंस्टेंटेनियस, जो कि होना नहीं चाहिए था। समझ गए? तो ये मैं टोटल 8 ऑब्जर्वेशंस का इस्तेमाल करके मैं आपको शुरुआत से लेके अंत तक बता दिया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते किसे हैं, कैसे कंडक्ट किया जाता है, इसमें एक एक छोटी से छोटी बारीक बातें क्या हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूं कि वो 3 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स क्या थे जो एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे। आप नोटबुक में प्रॉपरली लिखिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको 8 पॉइंट्स बताया ना इसी तरह। अब क्या करो, पेज पलट लो जहां पर कुछ भी ना लिखा हुआ दिखे तुमको, और उसके बाद इन्हीं 8 पॉइंट्स को जैसे मैं बताया हूं, चाहो तो और कम शब्दों में, लेकिन तुम्हारे दिमाग से होके गुजर जाए, बिना पुराना देखे हुए और बिना मेरी बातों को सुने हुए, आप खुद से जरा इन 8 पॉइंट को एक पेज पर बिना कहीं से देखे हुए लिख डालिए। लिखोगे नहीं तो नहीं माना जाएगा कि सीखे भी हो, ठीक। वीडियो को पॉज करो अब और लिखो। चलिए, आई होप सो आपने लिख लिया अच्छे से। नहीं कंप्लीट कर पाए हो तो अब जाके देख लो, लेकिन एक बार खुद से कम बिना कहीं से देखे हुए लिखना जरूरी था। हम लोग लिखने जा रहे हैं अब आगे इसके प्रॉब्लम्स या
unexplained observations in photoelectric effect। मतलब आज तक तो एक्सप्लेन हो चुका है, लेकिन उस समय के हिसाब से जो एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था उसकी मैं बात कर रहा हूं। ओवरऑल मैं प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहा हूं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऑब्जर्वेशंस में क्या अजीब सी बातें हो रही थी, क्या प्रॉब्लम्स हो रहे थे एक्सप्लेन करने में, उनकी उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहली प्रॉब्लम इंटेंसिटी प्रॉब्लम। लिखो इंटेंसिटी प्रॉब्लम, बता चुका हूं हालांकि। कॉमन सेंस हमारा ये कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स लाइट की एनर्जी एब्जॉर्ब करके निकले थे, ठीक, अगर इलेक्ट्रॉन्स लाइट की एनर्जी एब्जॉर्ब करके निकले थे तो लाइट से अगर ज्यादा एनर्जी आ रही होगी तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी के साथ निकलने चाहिए थे। ऐसा नहीं हो रहा था। तो प्रॉब्लम है क्या? द Kmax was independent of क्या? इंटेंसिटी। लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये Kmax डायरेक्ट थोड़ी ना पता चलता है ऑब्जर्वेशन से। Kmax पता करने के लिए आपको V स्टॉपिंग पता करना पड़ता है, ठीक। ये रिलेटेड है V स्टॉपिंग से, और V स्टॉपिंग को हम लोग एक्सपेरिमेंटली पता कर लेते हैं। V स्टॉपिंग को E से यानी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई करें, Kmax का वैल्यू आ जाएगा। ये बात हमें कौन से ग्राफ से समझ में आ रही है? इंटेंसिटी प्रॉब्लम कहां पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था, कौन से ग्राफ में? तो देखो इस वाले ग्राफ में, ये भी बना ही दो यहां पर कि डिफरेंट इंटेंसिटीज के लिए वोल्टेज का स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो वैल्यू आया था, वो सिमिलर था। ऐसा वाला ग्राफ था, ठीक। ये I2, ये I1, और दोनों के लिए ही V स्टॉपिंग सेम है। आई होप ये प्रॉब्लम आपको क्लियर है, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम। लिखो इस बात को, फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम। फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम, या थ्रेशोल्ड मतलब कोई भी एक डेफिनेट लिमिट रहेगी, एक डेफिनेट लिमिटिंग फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी का लाइट अगर आप देने लगोगे, अगर मेटालिक सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स की जिद है कि उनको येलो कलर का लाइट ही चाहिए, आप उनको रेड कलर का लाइट देने लगो, फ्रीक्वेंसी कम है, ठीक है। रेड कलर की लाइट अगर आप इंसिडेंट करवा दो, येलो कलर का वो बोलेंगे कि एक छोटा सा 0 वाट वाला बल्ब भी जला दो तो हम लोग निकल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की ये जिद है। येलो कलर का अगर आप दोगे तब आप क्या कर रहे हो, 1000 बल्ब 100 वाट वाले जला दो, लेकिन रेड कलर के जलाओ, इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे। ये एक अजीब सी बात थी, ठीक। तो फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम में क्या लिखेंगे? बिलो सर्टेन फ्रीक्वेंसी या बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर्ड। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ ही नहीं एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी से कम की फ्रीक्वेंसी पर, ठीक। इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा ग्राफ था जो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा था? ये वाला ग्राफ, V स्टॉपिंग का वेरिएशन फ्रीक्वेंसी के साथ। और ग्राफ आया कैसा था आप जानते हैं इसको, कुछ देर तक हॉरिजॉन्टल रहा बिल्कुल ये, और उसके बाद फिर इस तरह से ये बढ़ते चला गया। तो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं इस वाले रीजन के बारे में कि FTH से, F थ्रेशोल्ड से अगर कम फ्रीक्वेंसी अगर आप सप्लाई करोगे तो V स्टॉपिंग 0, और V स्टॉपिंग अगर 0 है, देखो इस बात को भी लिख ही देते हैं, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज लेस देन FTH, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है,
तो V स्टॉपिंग केम आउट टू बी इक्वल टू 0। स्टॉपिंग पोटेंशियल का 0 होना सीधे सीधे बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो निकले हैं उनमें से सबसे ज्यादा एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसका भी काइनेटिक एनर्जी 0 है, यानी कि सबका 0 है। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव थोड़ी ना होता है, तो काइनेटिक एनर्जी सबका 0 है। दिस फर्दर इंप्लाइज दैट नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर्ड। देखना क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, जेईई मेंस हो, एडवांस्ड हो, नीट हो, ओलंपियाड का एग्जाम क्यों ना हो। ठीक, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू 10 वोल्ट है और मैंने 20 वोल्ट सप्लाई कर दिया, रिवर्स डायरेक्शन में 20 वोल्ट सप्लाई कर देता हूं अगर मैं यहां पर, तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, ऐसे सवाल पूछा जाता है। अब जिनको एक एक बात, माइन्यूट से माइन्यूट बात अगर याद होगी और सीखे हुए होंगे अच्छे से, वो तुरंत सॉल्व कर देंगे इस क्वेश्चन को। समझो ध्यान से, क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर 10 वोल्ट है रिवर्स डायरेक्शन में, रिवर्स रिटार्डिंग पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, अगर रिटार्डिंग पोटेंशियल का वैल्यू 10 वोल्ट है तो फोटो करंट ऑब्जर्व किया गया 0 है। तो क्या 20 वोल्ट अगर मैं कर दूंगा रिटार्डिंग पोटेंशियल तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, दिस इज द क्वेश्चन। अब तुम तुरंत ये देख के बोलोगे कि सर नहीं होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लेकिन वो गलत है। असल में बात क्या थी, अगर आपको याद हो लेक्चर, तो मैं आपको पुराने लेक्चर में लेके चलता हूं, चलो एकदम सेकंड वाले लेक्चर में, यही था, देखने दो। हाँ, ये वाले डायग्राम को देख रहे हैं हम लोग थोड़ी देर के लिए। ठीक, तो मैं क्या बोला था आपको, यहां तक अभी डिस्कशन हुआ नहीं था। मैं आपको यह बोला था कि यहां पर ना वोल्ट मीटर लगा दो, सॉरी बैटरी लगा दो, यहां पर एक बैटरी लगा दो, ऐसे करके फोर्स लगने लगेगा। और अगर आप सफिशिएंट अमाउंट में रिवर्स डायरेक्शन में फोर्स लगा देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद फिर ऐसे करके वापस चला जाएगा और करंट रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के वापस चले जा रहे हैं। रिवर्स डायरेक्शन में आप फोर्स लगाते हो केवल रिटार्डिंग वोल्टेज लगा के, और जितने इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल रहे होंगे ये सब के सब निकलेंगे लेकिन वापस चले जाएंगे। अब सीधी बात ये बताओ, करंट मेजर होगा कि नहीं? नहीं होगा, क्योंकि इस प्लेट तक कोई इलेक्ट्रॉन पहुंचा ही नहीं और इस सर्किट से होके करंट कंस्टिट्यूटेड हुआ ही नहीं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो किए ही नहीं। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ कि नहीं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करंट के होने को नहीं कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं लाइट का इंसिडेंट होना और इलेक्ट्रॉन का मेटालिक सरफेस से जस्ट बाहर निकल जाना। तो निकले थे कि नहीं मेटालिक सरफेस से? हाँ निकले थे, हाँ, लेकिन उसके बाद फिर रिवर्ट बैक कर गए, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो हुआ। ठीक है ना, रिवर्स डायरेक्शन में वोल्टेज सप्लाई कर देने से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप नहीं रोक सकते। लेकिन आते हैं लास्ट क्लास में, लेकिन अगर आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी अगर आप सप्लाई कर रहे होगे, ये फ्रीक्वेंसी अगर आप दे रहे होगे, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 आया, केमैक्स का वैल्यू 0 आया, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं जस्ट मेटालिक सरफेस से उनकी ही काइनेटिक एनर्जी 0 है। और काइनेटिक एनर्जी 0 होने का मतलब निकले ही नहीं है, वो रेस्ट में है शुरुआत से ही, यही तो मतलब निकल रहा है इस बात का। ठीक, तो यहां पर कहा जाएगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिडंट अकर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दरअसल हुआ ही नहीं है। यह दूसरी प्रॉब्लम, फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम थी ये। और तीसरी प्रॉब्लम क्या है? तीसरी प्रॉब्लम है टाइम लैग प्रॉब्लम। टाइम लैग प्रॉब्लम, टाइम लैग प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम यह है कि तुरंत हो जा रहा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, होना नहीं चाहिए था, कम से कम कुछ समय तो लगना चाहिए था इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में। एक्सपेक्टेशन यह था कि कुछ ना कुछ समय लगेगा, जबकि रियलिटी क्या था कि इंस्टेंटेनियसली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। लिखेंगे
द photoelectric effect occurs instantaneously. ये था तीसरा प्रॉब्लम, ठीक। और ये तीनों प्रॉब्लम्स एक्सप्लेन नहीं हो रहे थे, मैं आपको पहले बता चुका हूं। हम लोग जस्ट डिस्कशन करने वाले हैं कि एल्बर्ट आइंस्टीन ने कैसे करके इस एक्सपेरिमेंट से तीन प्रॉब्लम्स जो थे उनको एक्सप्लेन किया। तो आपको काम ये दे रहा हूं, पहले खुद से कोशिश करो समझने का कि कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। जब कोई भी एक पर्सन कर सकता है तो आप भी कर सकते हो एक्सप्लेन, ठीक। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में एक एक बात मैं आपको बता दिया, तीन प्रॉब्लम्स मैं आपको बता दिया। आप खुद से सोचिए कि कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है इन तीनों प्रॉब्लम्स को। अगेन स्पीकिंग, रेफर एनसीईआरटी बुक फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। और एनसीईआरटी बुक में बहुत ही ज्यादा अच्छे से चूज करके वर्ड्स को लिखा गया है। कई बुक्स में मैं ये देखा हूं गलत लिखा हुआ कि लाइट बिहेव्स एज पार्टिकल्स। एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है कि नो, लाइट while interacting with metallic surface behaves as particle। तो दोनों में अंतर है, और इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कहीं और से पढ़ने के बजाय सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बुक से आप इस चैप्टर को, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन को, अब एकदम कंप्लीट ही कर दो, ठीक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में, आइंस्टीन ने क्या फॉर्मूला दिया, और उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस पर कि उस इक्वेशन का इस्तेमाल करके किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं, हम लोग सॉल्व भी करेंगे। तो अगले 2 लेक्चर्स में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एकदम अच्छे से कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।